इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले वक़ार रिजवी साहब और जिनकी वजह से हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जिस किताब के उसमें भी हमारे दोस्त उबैदुल्लाह नासिर साहब और तमाम उपस्थित लोग कहते हैं कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात। इससे पहले मैंने कहा कि वक़ार साहब की आदत है तंज़ करने की, कभी भी। और मैंने एक बात हमेशा कही, हमारी अवधी ज़ुबान में मिठ बोला पॉजिटिव उस पर नहीं कहा जाता है। मिठ बोले का मतलब होता है कि वन हु इज़ टॉकिंग इन ए डिसेप्टिव लैंग्वेज, मिठ बोला का ही। तो मैं अपना गंवारपन, तो गांव में पैदा ही नहीं हुआ, अभी भी गांव से इतना रिश्ता है कि जाना आना होता है और थोड़ा बहुत कभी कभार साल भर में कोई चीज़ें, खेती वाली चीज़ें आ भी जाती हैं। और फिर कस्बाई, तो गंवार और कस्बाई दोनों होने का मतलब होता है उसमें लठमार ज़ुबान भी होती है थोड़ी सी, क्योंकि जब लखनऊ आ जाते हैं तो नफासत शुरू होती है। फिर हम जो कहना चाह रहे नहीं कह रहे होते हैं, हमारे मन में कुछ होता है, हम आपसे कह कुछ रहे होते हैं, और ये एक तरीका होता है फिर तस्वीर में। तो मैं उबैद साहब के साथ में जो एक मेरा रिश्ता बना कि वो भी मेरी तरह से ही कस्बाई हैं, दो टूक बात करते रहते हैं और उसमें जमकर बहस करने का बात है। जो स्टैंड देते हैं उस पर अड़े रहते हैं, बात लगती है। और इसलिए ये कॉमन फैक्टर रहता है हमारे और उबैद साहब के में भी। और आइडियोलॉजी के हिसाब से क्या होता है कि थोड़ा सा हम लोगों को किशोरावस्था में ही एक गलत तरह की सियासत समझ में आ गई थी, जिसमें ये होता था कि कुछ चीज़ें हैं जिनके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। ये जो फ़िरका परस्ती है, इसके साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है। हमारे अजदाद ने भी ये किया था, और चांस की बात है कि हमारी शादी ऐसे घर में हो गई, तो हमारे ससुर साहब भी उसी तरह के थे। तो हम लोग घर फूंक के तमाशा देखने वाले फक्कड़ वक्खड़ लोगों में रहे हैं। इसलिए कई बार हुकूमतों का साथ हम लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाता है, इसलिए थोड़ी सी गलतफहमियाँ हो जाती हैं वक़ार साहब। तो मैं बात कहना चाहता था कि दरअसल जो सहाफ़त का आज का जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। दो बातें, फिर मैं किताब पे आऊँगा। परसों एक बड़े मीडिया हाउस का एक बड़ा अखबार है, उस अखबार में आजकल पूरा 2 पेज होते हैं इलेक्शंस के बारे में। तो एक पेज पूरा इलेक्शन पे था, जिसमें किस तरह से बताया उन्होंने, हमको दिखा गया कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश की वार जीतने के बाद चुनाव लड़ा और उसमें इतना अपार बहुमत हासिल किया, 352 सीटों का। मैंने फ़ोन किया एडिटर साहब को, हमको जो भी आपके ये साहब हों, जिस भी फ़लसफ़े को मानते हों, संघ के हों या बिना संघ के हों, जो भी हों, इतनी तमीज़ अगर उससे नहीं है, उसे पता नहीं इस बात को कि इलेक्शन पहले हुआ था, बांग्लादेश की वार बाद में होती है, तो उसे कम से कम किसी अखबार में रहने का कोई हक नहीं है। क्योंकि जो अखबार पढ़ेगा, हमारे बच्चे अखबार पढ़ेंगे, वो क्या यही सीखेंगे। फिर कल परसों की बात हो गई, उसी अखबार में अचानक में निगाह पड़ी कल के अखबार में, तो लिखा हुआ था, कल नहीं नरसों की बात थी, परसों कल, कि लखनऊ के बारे में जिक्र था कि लखनऊ में 51 में जो पहली यहाँ की सांसद थी वो थी विजयलक्ष्मी पंडित, जो सही हैं थी पहली सांसद। 51 वो थी, और 52 से 57 के बीच सरोजनी नायडू साहिबा जो थी वो सांसद थी हमारी। तो मेरा सारा पॉलिटिकल साइंस की समझ सारा कुछ गायब हो गया। मैंने खुद जाके किताब निकाली अपनी शेल्फ से कि हो सकता है भाई इतने बड़े अखबार में इतने सफाई के साथ लिखा जा रहा है डंके की चोट पर एक बॉक्स बना के, तो ज़रूर मेरे समझने में कुछ गलती होगी वहाँ पर भी। जब मैं 10 लोगों से बात करने के बाद, यहाँ तक मैंने दाऊदी गुप्ता को ही फ़ोन किया, जब मैं मुतमईन हो लिया कि मैं जाहिल नहीं कहलाऊँगा अगर बात करूँ, तो मैंने एडिटर साहब को फिर फ़ोन किया। हमने कहा क्या आपके अखबार ने ठेका ले रखा है गलत जानकारियाँ देने का? क्या बात हो गई आज, क्या बात हो गई? हमने कहा आज बात ये है कि एक बात, पहली बात तो ये
कि पहली सांसद तो हमारी विजयलक्ष्मी पंडित थी। जब वो चली गई संयुक्त राष्ट्र संघ में तो 53 में यहाँ पर बाई इलेक्शन हुआ था पार्लियामेंट। उस बाई इलेक्शन में शिवराजवती नेहरू हमारी सांसद बनी थी। अगर आप उनका नाम नहीं सुना है तो मैंने कहा आपकी बदकिस्मती है, आप थोड़ा सा पढ़िए भी और पढ़ाइए भी लोगों को, थोड़ा 53 के बाई इलेक्शन में भी। बाकी बातें मतलब ही नहीं है कि इस शहर में एक वक्त में वाजपेयी जी, जिनकी बड़ी तारीफ़ हो रही है यहाँ पर, अच्छा लगा मुझे सुन के, मैं शायद इतना तारीफ़ नहीं कर पाता हूँ वाजपेयी जी की, वो 3 बार हारे थे 57 के इलेक्शन में, 3 जगह से चुनाव लड़े, मथुरा से, बलरामपुर से, लखनऊ से, उसका जिक्र नहीं होता है। खैर वो बातें बाद में। तो हम एक सहाफ़त के ऐसे दौर में हैं जहाँ जो जितना जाहिल है वो उतने बड़े ओहदे पर है और उतनी आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहता है कि आप डर जाते हैं, आपको अपनी डिक्शनरी, अपना शेल्फ ढूंढनी पड़ती है कि कहीं मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये हालत आ गई है। ऐसे में ये 128 पेज की जो किताब है, ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है 2 वजहों से। एक तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो किताबें 500-500 पन्ने की किताबें होती हैं वो किताबें शेल्फ में रहती हैं, रेफरेंस के काम आती हैं, अमूमन पढ़ी नहीं जाती हैं। अब तो हालत ये है कि 500 पन्ने का नॉवेल भी कोई पढ़ने की हिम्मत नहीं रखता है, वो चाहे विक्रम सेठ का सुटेबल बॉय ही क्यों न हो 1000 पन्ने का, वो हिम्मत नहीं पड़ती पढ़ने की। हम चाहते हैं वो भी 250 पन्ने के अंदर ही हो जाए। ऐसे में इतना बड़ा कैनवेस, 72 साल का इतिहास, हिंदुस्तान का नहीं, सब कॉन्टिनेंट का इतिहास पूरी विश्वसनीयता के साथ, पूरे फैक्ट के साथ दर्ज करना, मैं इस तरह की किताब को हमेशा से चाहता रहा हूँ कि ऐसी किताबें लिखी जाएं। मगर होता क्या है, हमारे एक दोस्त हैं, काफ़ी हिंदुस्तान के जाने माने दानिश्वर हैं, वो हिंदी में कॉलम लिखते थे। मैं तारीफ़ करता था उनकी कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। फिर उनको लगा कि शायद हिंदी में लिखने से असली हलकों में मकबूलियत नहीं होती है, एलीट में, तो अंग्रेजी में लिखो। तो उन्होंने अंग्रेजी में लिखना शुरू कर दिया। तो जो उनकी जानकारी थी, बौद्धिक जानकारी, जो हिंदी अखबारों के जरिए आवाम तक पहुंच पाती थी, अब वो आराम से हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में कॉलम छपता है और फिर कभी कभार यूट्यूब पे आ जाते हैं। मगर वो हमारे दोस्त, कुल मिलाकर उन्होंने आम जनता को, कम पढ़े लिखे लोगों को, नौजवान पीढ़ी को उन जानकारियों से महरूम कर दिया जो जानकारियाँ वो अपनी दानिश्वरी से, अपनी विद्वता से लोगों को दिया करते थे। मेरा हमेशा मानना रहा है कि अगर आपको समाज बदलने का कोई भी जज्बा है, अगर आप चाहते हैं कि सूरत हाल बदलें, तो आपको मादरी ज़ुबान में बात करनी पड़ेगी और उसके अलावा कोई चारा नहीं है। अंग्रेजी में जब आप लिखते हैं या बोलते हैं, वो आपस में बतियाते हैं एक दूसरे के साथ। आप नहीं चाहते हैं कि कोई उसमें शिरकत करे, क्योंकि बाकी लोग देखते रह जाते हैं। इसलिए जो भी सियासत की बात करते हों और जो सियासी हालात को बदलने की बात करते हों, मैं किसी ऐसे व्यक्ति से के साथ अपना वक्त ख़राब करने के लिए नहीं जाता हूँ कि जहाँ हमें केवल आपस में एक ज़ुबान बतियाते रहना है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती रही, मुझे भी, आखिर पढ़ाता रहा हूँ यूनिवर्सिटी में 35-36 साल, मगर मुझे लगता है कि वो वहाँ तक ठीक है जो प्रोफेशन के काम आती है। मगर जब हम निकलते हैं समाज में, तो समाज के साथ कम्युनिकेट करना होता है। किताब के बारे में बड़ी तफसील से असगर मेहंदी साहब ने और सिद्धार्थ ने काफ़ी बातें बताई जो हर पहलू को छूती हैं इस किताब के। गजब की बात है, वो किताब केवल पार्टीशन के वक्त के बाद का जो पाकिस्तान है, वहाँ की जो सियासत है, वहाँ जो सिविलियंस और फौज के बीच के रिश्ते हैं, वहाँ जिन्ना और लियाकत अली जिस तरह से धीरे धीरे इरेलीवेंट हो जाते हैं, वही बात नहीं है। उस वक्त के दुनिया के हालात, कोल्ड वार के बारे में, शीत युद्ध हो रहा है, सोवियत संघ का खेमा है, अमेरिकी खेमा है, दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं, किस तरह से सोवियत सेनाएं घुसती हैं वहाँ पर, किस तरह से पाकिस्तान सेंटो का मेंबर बनता है, ये तमाम चीज़ें मेरी तो आँखें खुल रह जाती हैं कि उबैद नासिर साहब ने कितनी मेहनत की है प्रेसीजन के साथ चीज़ों को एक जगह रखने की। ये कहा गया है कि ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ द विट।
आप जितना संक्षेप में अपनी बात कह पाते हैं, यही आपकी वो बात होती है। और मैं समझता हूँ कि ये किताब, सब लोगों ने कहा, मैं फिर कहता हूँ, एक ज़रूरी किताब हो जाती है हर उस व्यक्ति के लिए, हर उस कहना चाहिए ख़ास तौर से जिनको सियासत में थोड़ी सी भी दिलचस्पी है, उनके लिए कि एक जगह पर आपको 47 से शुरू हुआ सिलसिला आज तक चलता है, उसमें जितने भी पड़ाव आए हैं, जितने अहम मोड़ आए हैं। पहली पंचवर्षीय योजना खेती के बारे में थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना उद्योगों के बारे में थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में। जिम्मेदारी का खात्मा हुआ, उसके बाद क्या सूरत हाल बनी, पब्लिक सेक्टर क्या था, निजी थाने क्या थे, इन सब के बारे में। और फिर सबसे बड़ी चीज़ है कि जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे मुख्तलिफ पार्टियों के बीच, किस तरह से कांग्रेस पार्टी का डाउनफॉल शुरू होता है, किस तरह से नई सामाजिक शक्तियों का उदय होता है, इन तमाम चीज़ों के बारे में एक बहुत ही इम्पार्शल तरीके से जो उन्होंने उबैद साहब ने लिखा है, वो काबिल तारीफ इसलिए और ज़्यादा हो जाता है कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि लखनऊ शहर में 4 बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, कम से कम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर सकता हूँ, प्राइवेट की बात न भी करूँ। अम्बेडकर भी है, लखनऊ भी है, शकुंतला भी है, अरबी फ़ारसी भी है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो जानकारियाँ इस किताब में उपलब्ध कराई हैं उबैद साहब ने, तमाम फैकल्टी के लोग, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट लोग नहीं जानते होंगे उन चीज़ों को, मैं जानता हूँ। इससे मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा काम किया उन्होंने कि एक ऐसी किताब पेश की है कि जिसमें पिछले 72 सालों का लेखा जोखा है, सब दिखाई पड़ता है। तब मैं 2 बातें और कहना चाहता हूँ सिलसिले में, और वो ये कि वहीं पर बात शुरू होती है, थोड़ा सा फ़र्क की आती है कि उबैद साहब ने अपना कांग्रेसी होने को निभाया तो पूरी तौर से है, क्योंकि उन्होंने जब शाहबानों के केस में राजीव गांधी की बात होती है तो राजीव गांधी की आलोचना होती है, उनको क्रिटिसाइज करते हैं। मगर जब मंदिर के बारे में ताला खुलवाने की बात होती है तो सारी तोहमत जाती है अरुण नेहरू के ऊपर, राजीव गांधी के पास की चिंता नहीं होती है। पंत जी के उस चेहरे के बारे में बात तो होती है जो पंत जी ने किस तरह से मुसलमानों को रोक लिया, इसलिए रोक लिया कि रुक जाओ तुम लोग यहाँ पर, तो तुमको हम तुम्हारी ज़ुबान से वंचित कर देंगे, हम ऐसी किताबें पढ़वाएंगे यूपी में कि हिंदी की किताबों में बाद में 10 पन्ने संस्कृत के दे देंगे और हर मुसलमान को गुजाननम भूत गणाधिसेवितम पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ेगा कोई मुसलमान, क्यों उसे गणेश जी की वंदना पढ़नी चाहिए, मैं समझ नहीं पाया है। ये पंत जी ने बड़ा काम किया था। और वो कारनामा 1949 में दिसंबर की एक रात को भगवान राम को पैदा कर देना। और कहाँ पैदा करना, हम तो जानते थे केवल हमारे घर में, हम गाँव के रहने वाले हैं, घर में एक समर की वो हो जाती थी, कमरा हो जाता था, कोठरी हो जाती थी। भाई बच्चे तो घरों में कोठरियों में जन्म जाते हैं, मंदिरों में तो बच्चे नहीं पैदा होते थे कहीं पर भी, मगर मंदिर में पैदा जन्म देने का काम अकेले उन्होंने किया, पंत जी का कारनामा था। तो कम से कम उस पर भी अब इस उबैद साहब निगाह जानी चाहिए थी कि जितना इनोसेंट वो दिखाए जा रहे हैं पंत जी, अगर हमारे बाद के लोग अगर यही जानेंगे कि कितने अच्छे नेक दिल आदमी थे वो, किस तरह से उन्होंने मुसलमानों को खुशामद की, मत जाओ पाकिस्तान, रुक जाओ, ऐसा नहीं था, वो बात भी कही जानी चाहिए। फिर एक बात और कहूँ, थोड़ी सी उबैद साहब को थोड़ा सा वीपी सिंह के बारे में मोह है, जो दिखाई पड़ रहा है मोह, इसमें भी मैं सारे निशान लगा के लाया। मोह अकेले उन्हीं को नहीं है, माइनॉरिटी के, मुस्लिम्स के 90% लोगों के हिस्सों को क्या साहब उस राजा ने अपनी सरकार शहीद कर दी, मगर इस राजा ने अडवाणी को प्रधानमंत्री बनने की कीमत पर अडवाणी को पूरे मुल्क में अपना रथ चलाने की परमिशन दी थी, उसको आप भूल जाना चाहते हैं यहाँ पर भी। और हमें बताया जा रहा है कि कितना बढ़िया बात थी, बहस होनी चाहिए, थोड़ा सा इस बारे में भी करना चाहिए, वीपी सिंह वाले बारे में भी। मैं इतिहास के 3 पुरुषों के बारे में करता हूँ। एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचारों के साथ मैंने समाज के बारे में सोचना शुरू किया, जिसका नाम था राम मनोहर लोहिया। उसके बाद एक आदमी था जयप्रकाश नारायण, जिनकी मैं 13 लोगों कमेटी में शामिल था। अब मैं सोचता हूँ, कहते हैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, तब मैं पाता हूँ
कि आज की जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल को लाने में पहला वक्त था लोहिया, जिन्होंने गैर कांग्रेसवाद के नाम पर संघ को क्रेडिबिलिटी दी थी, विश्वसनीयता दी थी। दूसरा आदमी था जयप्रकाश नारायण, जिनकी वजह से हमने इमरजेंसी में कुछ महीने रहा भी, और सबसे बड़ी चीज़ है कुछ साल बर्बाद किए वहाँ पर भी। वो व्यक्ति जिसने आरएसएस के बारे में कहा कि अगर आरएसएस फासिस्ट है मैं भी फासिस्ट हूँ, तो सलाम मैं तो आप कह सकता हूँ हाँ सही है, आप ठीक कह रहे थे, आरएसएस तो फासिस्ट था ही, आप भी फासिस्ट हो गए थे आरएसएस की सोहबत में, जेपी हमें कहना चाहते हैं। और तीसरा आदमी मैं बार बार कहता हूँ, तीसरा वीपी सिंह है, जिसने भाजपा के समर्थन से प्रधानमंत्री बनने के लिए सबसे हिंदुस्तान के सबसे निश्चल निष्कपट इंसान को बेईमान करार दिया। राजीव गांधी नाम का इंसान, जो कि उसको देखते हुए उतनी निर्दोष व्यक्तित्व कोई दिखाई नहीं पड़ता है, जो हर व्यक्ति से प्रधानमंत्री होते हुए अगर आप टाइम देके मिलने जाते तो दरवाज़ा खोल के आपसे मिलता था, और उसके बाद खड़े होकर आपको विदा करता था हाथ मिलाते हुए। इस तरह की शराफत मैंने देखी नहीं है, और आज के हुक्मरानों ने तो साबित कर दिया है कि कितनी बड़ी चीज़ है किसी को नमस्ते कर देना भी, या किसी को, और वहाँ किसी को खड़े होकर स्वागत करना छोड़ना। उस आदमी को बेईमान, गली गली में चोर हो गया था, शोर मच गया था, पावर में रहा वो आदमी, प्रधानमंत्री रहे, किसने मना किया था? वीपी सिंह को चाहिए था कि अगर वो सही थे तो उन्हें राजीव गांधी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी, जेल भेजना चाहिए था उनको, इतने बड़े उसके लिए भी। मगर आपने एक आदमी को वही काम किया जो पुलिस करती है हमारे यहाँ। अचानक मास्टरमाइंड मिल जाता है हमको, आजमगढ़ का, हैदराबाद, वहाँ की मास का, जयपुर का मास्टरमाइंड मिल जाता है, पुलिस पेश कर देती है, पत्रकार लोग छापना शुरू कर देते हैं। उन नौजवानों की ज़िंदगी के 20-25 साल बर्बाद हो जाते हैं, उस पर कोई कुछ नहीं कहता है। यही काम किया था वीपी सिंह ने कि राजीव गांधी नाम के शख्स को इस हद तक बदनाम कर दिया अपने झूठ की वजह से। क्यों? क्योंकि एक फिरका परस्त पार्टी के साथ उसे गलबहियाँ करनी थी, सत्ता पानी थी, और उसके बाद जो हुआ हश्र हम देख रहे हैं। तब मैं कहना चाहता हूँ कि निश्चित तौर पर ये जो काम किया है आपने, बहुत ही, इन चीज़ों के बावजूद मैं केवल इतनी अपेक्षा करता हूँ कि जब इसका सेकंड थर्ड, और मुझे पूरा यकीन है इसका सेकंड एडिशन फ़ौरन ही आ जाएगा, इतनी पढ़ी जाएगी किताब, तो उन एडिशंस में कुछ कम से कम एक क्रिटिकल इवेल्यूएशन होना चाहिए इन तमाम शख्सियतों का, जिन शख्सियतों की वजह से आज हम इस मुकाम पर खड़े हैं कि एक बदतमीज़ किस्म का रेपिस्ट सांसद ये कह देता है कि आखिरी चुनाव है। पड़ोस का उन्नाव का सांसद कह रहा है, खुल्लम खुल्ला कह रहा है कि आखिरी चुनाव है। तो जो कहा जा रहा है वो अपनी बात नहीं कह रहा है, ये बात लोगों का दिमाग टोहने के लिए बात कही जा रही है। इस पर रिएक्शन क्या होगा, असली बात है। तो जहाँ लोकतंत्र दांव पर लग चुका हो तो हर उस शख्स की पड़ताल करनी पड़ेगी जिसने ज़िंदगी के किसी भी मुकाम पर ऐसा कुछ काम किया है जिससे इन आदमखोरों को हुकूमत में आने का मौका मिला है। हर उसकी स्क्रूटनी करनी पड़ेगी, हर उसकी पड़ताल करनी पड़ेगी। फिर दो तीन बात संक्षेप में मैं ये कह देना चाहता हूँ कि दरअसल हिंदुस्तान की राजनीति में एक काफ़ी किस्म का एक सांप और सीढ़ी वाला परिदृश्य रहा है। 77 में इंदिरा गांधी का सफाया हो जाना पूरे से इलाके थे, और 80 में पूरे उसके साथ जोर शोर के आ सकना। इसका मतलब है कि हिंदुस्तान का अवाम, हिंदुस्तान का लोकटेट इतना मैच्योर है कि वो जानता है कि कब किसके साथ कितनी दूर चलना है, और जब उसे लगता है कि उसके साथ धोखा हुआ है तो हुकूमतों को बदलना भी जानते हैं वो लोग। ये कहना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा एक और बात करता हूँ कि थोड़ी रहमदिली आप दिखाइएगा सेकेंड एडिशन में उन सब लोगों के बारे में भी जो एक न एक वक्त में जिन्होंने इस संघ की ताकत को रोकने के लिए कुछ तो किया। भले आज क्या हो गए हों, कौन कब क्या हो जाता है किस मुकाम पर। तमाम लोग कम्युनिस्ट हुआ करते थे, कारगिल विक्रम राव समाजवादी हुआ करते थे, अब आरएसएस के हो गए हैं। क्या कहा जाएगा, तमाम लोग हैं, मैं नाम से ले रहा हूँ, जरूरी है ऐसे लोगों को बताया जाना लोग क्या कर रहे हैं। तमाम लोग थे, कुछ कम्युनिस्ट भी हुआ करते थे, कौन किसके खेमे में है। एक चंदन मित्रा हुआ करते थे,
वो एसएफआई में थे, सीपीएम की यूथ विंग में थे, स्टूडेंट विंग में हुआ करते थे, हम लोगों उनके स्टडी सर्किल लिया करते थे। अचानक वहाँ चले गए, फिर जब वहाँ से 2 टर्म मिल गए अब वो चले गए, फिर सेक्युलर हो गए। ये तमाम लोग पब्लिक लाइफ में जो भी लोग शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आते हैं और उसके बाद वो हमारे हर चीज़ के बारे में समाज को नसीहतें देना शुरू करते हैं, दे हैव टू बी एक्सपोज्ड। अगर उन्हें एक्सपोज नहीं करेंगे, हम कब तक कह रहेंगे कि वाजपेयी जी फ़र्क थे। हो तो ये गया है कि हालात इतने ख़राब हैं कि हम तो अब आडवाणी को भी अच्छा कहने लगे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आडवाणी जो थे वही थे, वाजपेयी जो थे वही थे, वाजपेयी घाघ थे। वाजपेयी जी ने कहा था जिस दिन होना था 6 दिसंबर को, 5 दिसंबर को उन्होंने कहा था समतल मिलना चाहिए, समतल। वो समतल मिल गया उनको 6 तारीख को। ये कोड भाषा, कूट भाषा होती है इन लोगों की। फ़र्क मत कीजिए यहाँ पर भी। फासिस्टों में, हत्यारों के बीच में अगर आप फ़र्क करेंगे इस तरह का, तो मीठा बोलता है, वो कड़वा बोलता है, वो सब एक होते हैं। तरीका होता है कब कौन सी बात चल जाएगी, उसी हिसाब से काम करते हैं। इसलिए थोड़ा सी बातों देखिए, 2-3 चीज़ें बस संक्षेप में, माफ़ कीजिएगा, चाहे मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आपने बड़ा अच्छा काम किया इस किताब में। जो मौलाना की आपने जामा मस्जिद पर जो तकरीर दी है, वो हम लोग बहुत दिनों से पढ़ते रहे हैं। इतनी इमोशनल अपील एक ऐसे इंसान की जो कहता है कि हमने ये करना चाहा, आपने नहीं करने दिया, आपने हाथ बांध दिए, पाँव बांध दिए। ये वो दौर था। वो चिल्लाता रह गया एक आदमी कि कोई खतरा नहीं, यहीं रहो। लोग चले गए बहिश्त में, और वहाँ क्या हुआ, जोश मलिहाबादी साहब यहाँ से बहुत बाद में गए, और उसके बाद जब यादों की बारात दिखी, उनका सारा दुखड़ा सामने आ गया, वहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जिन्ना ने अपना घर नहीं छोड़ा था, बम्बई वाला, उम्मीद थी कभी न कभी लौट आएंगे। गांधी तो चाहते थे, जो आपने अच्छा लिखा है, बहुत बढ़िया, पढ़ना चाहिए, आप सब लोग पढ़िएगा गौर से, कि गांधी जी तो सोचते थे कि अभी मैं यहाँ लोगों के बीच जाऊँगा, हिंदुओं के बीच वहाँ आए रिफ्यूजी आए हैं, और फिर मैं जाऊँगा 15 दिन बाद पाकिस्तान जाऊँगा, और वहाँ के लोगों के साथ, जनता के साथ सीधे सीधे बात करूँगा। ये भरोसा था उनका कि पार्टीशन हुआ है, 2 भाइयों के बीच हुआ है, थोड़े मतभेद थे, सब ठीक हो जाएगा। आज जो हालात बन गए हैं, उस हालात में कौन क्या कर सकता है, उसको समझने के लिए भी ये किताब हमें काफ़ी इंसाइट देती है, अंतर्दृष्टि देती है। इंदिरा गांधी के दौर का, ये सही बात कहता हूँ, अच्छी बात कही उन्होंने कि इमरजेंसी में सब कुछ। आज इमरजेंसी नहीं है, हम बोल नहीं सकते, आपको देशभक्ति क्वेश्चन हो जाएगी। इंदिरा गांधी ने कम से कम किसी व्यक्ति की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए थे। ये फ़र्क करना पड़ेगा। जो बार बार हम लोग कर देते हैं कि इंदिरा गांधी और मोदी बराबर हैं, बराबर नहीं हैं। मैं तो जेल में था, आज बाहर खड़ा बात कर रहा हूँ, इमरजेंसी में जेल था, और तभी मैं कह रहा हूँ कि इंदिरा गांधी की इमरजेंसी में यूथ कांग्रेस के गुंडों की हिम्मत नहीं थी कि वो किसी पर हाथ छोड़ सकें, ये मुमकिन नहीं था। रूल ऑफ लॉ था, कानून का शासन था, और कानून के सामने हम सब बराबर थे। जो जेल में थे तो थे, तो जेल के बाहर किसी को कोई खतरा नहीं था। बताना चाहता हूँ आपसे, आज हम कोई भी महफूज नहीं हैं, जबकि इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई है। तो कम से कम हम हमेशा, कुछ लोगों को आदत होती है साहब इमरजेंसी में थी, यह हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो डेमोक्रेट थी, और कोई कंपल्शन नहीं था इंदिरा गांधी के लिए चुनाव करवाने का उस समय। वो उनका केवल डेमोक्रेटिक समझ थी। एक और बात, ये जो पूरे पड़ाव आए, आपने अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने इंद्र कुमार गुजराल के बड़े कंट्रीब्यूशन है। वो आदमी हमारा विदेश मंत्री रहा, वो लगातार हमारा सोवियत संघ में राजदूत रहे। वो शायरी, म्यूज़िक, पेंटिंग, हर चीज़ के बारे में इंद्र कुमार गुजराल ने, जब वो विदेश मंत्री थे, तब उन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन की बात की थी कि हमें, क्योंकि हम बड़े देश हैं साउथ एशिया में, हमें अपने पड़ोसियों के साथ बड़ा होने के नाते थोड़ा सा कंसेशन देना पड़ेगा, छोटे भाइयों को मदद करनी पड़ेगी, हमें उनके साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ेगा। इनको कम से कम आपकी किताब में ये सब चीज़ें सामने आती हैं, तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों के मद्देनज़र भी इन चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए। बस थोड़ी चीज़ ये है, एक बात जो आपने अच्छी लिखी, अयोध्या का मसला शुरू कब से हुआ वो तो बता दिया मैंने, ये तौर शुरू हुआ था। बाद में ताला खोलने से पहले कांग्रेस पार्टी के एक मंत्री रह चुके थे यहाँ पर, वो गन्ना मंत्री थे और नाम था खन्ना। तो दाऊद यार खन्ना जी मंत्री गन्ना हुआ करते थे। तो वो उन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, मैं बताना चाहता हूँ,
छोड़ी पार्टी बाद में, कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के बारे में बात करनी शुरू की थी। उन्होंने अयोध्या के मसले को आगे उठाया था, हाँ, अध्यक्ष हो गए थे। तो बताना चाहता हूँ आज की कांग्रेस पार्टी भी, मैं कहना चाहता हूँ 2/3 लोग भरे थे पहले से ही उसमें। जो पंत जी पहले हुआ करते थे, पुरुषोत्तम दास टंडन हुआ करते थे, राजेंद्र प्रसाद हुआ करते थे। ये वो लोग थे जो उस दौर में भी जब संविधान बन रहा था तब भी वो उनकी हमदर्दियाँ करपात्रियों गोलवलकरों के साथ हुआ करती थी। असली बात ये है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि आपकी किताब को कई एंगल से पढ़ा जाएगा, क्योंकि आपने कोई भी चीज़ इसमें छोड़ी नहीं है कि जो हम कह सकें कि ये चीज़ ओमिशंस हैं। सिर्फ ये है, एक बात और कहे कि थोड़ा समय मास्टर आदमी हूँ तो निगाह कापी जाते समय चली जाती है, प्रिंट की मिस्टेक पे भी, बाकी चीज़ों पर भी। एक सुकारणों का जिक्र किया है आपने। सुकारणों का नाम कुसनो शास्त्रो सुकारणो था, माँ बाप ने रखा था। फिर जावा में तरीका यह है कि कोई फर्स्ट 2 नाम रखते ही नहीं है, आखिरी नाम चलता ही, सुकारणो रह गए। सुकारणो ने जो इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति थे, और ऐसे राष्ट्रपति थे कि जिनके एक ही व्यक्तित्व में आप समझ लीजिए सुभाष चंद्र बोस और नेहरू दोनों उनमें शामिल थे। सुभाष चंद्र बोस की तरह से वो लगाते थे, तमगे लगाते थे, फौजी पोशाक पहनते थे। नेहरू की तरह से उनकी समझ थी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में, और सही में लड़ाकू आदमी थे। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी, उनकी ऑटोबायोग्राफी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उन्होंने, एक अमेरिकन रिपोर्टर उनसे इंटरव्यू करने आई तो उनका देखो ऐसा है, तो मेरे साथ रहना पड़ेगा, हम डिक्टेशन देते रहेंगे, वो फर्स्ट पर्सन में लिखी जाएगी, फर्स्ट पर्सन में। तो उसका नाम ही है, किताब का नाम ही है एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ सुकार्नो एज टोल्ड टू सिंडी एडम्स। उस किताब की शुरुआत, पहला सेंटेंस उसका है अपनी उनकी आत्मकथा का सुकार्नो की, कि मेरे पिता ने, मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सुकार्नो रखा है। मैं महाभारत के महान योद्धा कर्ण का, अब गौर कीजिए एक शब्द, वो शब्द बड़ा है जो इस्लाम बात होती, कर्ण का अवतार हूँ, इनकॉर्नेशन शब्द आता है अंग्रेजी में, जो लिखा है कर्ण का भी। तो ये कहना, ये इंडोनेशिया का एक सही में अगर कोई सोसाइटी है जहाँ पर सिंथेटिक सोसाइटी जहाँ पर है, जहाँ पूरी तौर से सारे मजहब की दीवारें मिट जाती हैं, एक कल्चरल यूनिटी है, वो इंडोनेशिया। वहाँ पर आप नाम से, पहनावे से पता नहीं लगा सकते कौन किस मजहब का है वहाँ पर भी। तो खैर थोड़ा सा नाम, ये जो गलती में वो हो गया है यहाँ पर भी, थोड़ा सा देख लीजिएगा। और ऐसे ही 1-2, हाँ आखिरी बात, आपने हैदराबाद और भोपाल का जिक्र किया, ये दोनों मुस्लिम स्टेट्स थी। ये तो थोड़ा सा मान लीजिए अलग होने की बात करते हैं, समझ में आता है। और ये हम पढ़ते रहे, हमेशा बचपन पढ़ाया गया हमको कि जूनागढ़ हैदराबाद का निज़ाम, इन 2 लोगों ने कहा कि हम अलग रहेंगे, और पटेल साहब ने फिर, सच्चाई ये नहीं है। और ये हिस्ट्री फिर से लिखी जानी चाहिए। पहला राजा हिंदुस्तान का, ये जब तय हो गया कि 2 मुल्क बनेंगे, तो 565 रियासतें थीं, एग्जैक्ट 565 रियासतों के राजाओं को ये कह दिया गया कि तुम चाहो तो हिंदुस्तान में जाओ, चाहो तो पाकिस्तान में जाओ, और न चाहो तो हम तुमको एक सॉवरेन स्टेट के रूप में मान्यता देने को तैयार हैं। यह अंग्रेजों का वादा था, 3 वादों में। या आप जाएं हिंदुस्तान पाकिस्तान, अगर आप सॉवरेन रहना चाहते हैं हम अलाउ करेंगे, ये प्रॉमिस था ब्रिटिशर्स का। मगर माउंटबेटन साहब साथ साथ ये भी चाहते थे, उन्हें बात का एहसास था कि बीच में जो बैठे हैं राज्य, ये सॉवरेन हो कैसे पाएंगे, इधर पाकिस्तान, इधर इतनी बड़ी एरिया। तो जो बॉर्डरिंग स्टेट थे उनकी महत्वाकांक्षाएं जग गईं। पहला जो रजवाड़ा था, पहला जो महाराजा था हिंदुस्तान में, वो त्रावणकोर का महाराजा था, जहाँ सबरीमाला वाला हुए। त्रावणकोर के महाराजा ने अपने वजीर, उनके प्रधानमंत्री थे सर रामास्वामी मुदालियर, उनको बाकायदा उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में भेज दिया बात करने के लिए कि वहाँ जाके बात कीजिए अपनी मेंबरशिप की, संयुक्त राष्ट्र संघ में इंडिपेंडेंट मेंबरशिप की। और वो लगभग क्यों, उन्होंने कहा क्या, हमारे पास समुद्र है हर तरह से, हमें कोई ज़रूरत हिंदुस्तान में लेने की जरूरत नहीं है। तो पहली कोशिश अलग होने की हिंदू महाराजा त्रावणकोर कोचिन के महाराजा ने की थी, और उसके साथ बहादुरी दिखाने कोई गृह मंत्री नहीं पहुंचा था। वो तो रमा सिंह मुदलियर साहब को एहसास हो गया कि शायद वहाँ की जो पब्लिक है, जो जनता है, बात को पसंद नहीं करेगी, वहाँ पे हो गया। दूसरा हिंदू महाराजा था
वो बाकायदा जिन्ना साहब के साथ बैठकर सारी मॉडलिटीज़ तय करके आया था कि हमारा सामान कहाँ से आएगा, हम किस पोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, हमारा हवाई जहाज़ से कहाँ से आएगा। उसका नाम था महाराज जोधपुर। महाराज जोधपुर। वो तो ये हो गया कि राजस्थान के तमाम रजवाड़ों ने कहा कि ऐसा करना महाराजा, अपनी बेटियों की शादी वही कर लेना फिर। तो ये सामाजिक प्रेशर पड़ा उसके ऊपर। इनका जिक्र नहीं होता है, जिक्र होता जूनागढ़ का, जिक्र होता भोपाल का, हैदराबाद का। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि थोड़ा इन बड़े देशभक्त लोग थे तो इनके बारे में भी थोड़ी चर्चा जरूर होनी चाहिए कि वो लोग जानते नहीं इन चीज़ों को, इतिहास भी सामने आना चाहिए। और आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो चैलेंजेस हैं हमारे सामने, नेहरू को गालियाँ देना राष्ट्रभक्ति का एक सबूत होता है। नेहरू का भी आपने बहुत अच्छा चैप्टर लिखा है नेहरू के बारे में, उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में, और किस तरह से उन्होंने कहा था कि हमारे नए मंदिर इस तरह के होने वाले हैं। इन बातों को जिक्र किया है। आजकल बहुत आसानी से सुभाष चंद्र बोस, नेहरू, इन सब के बारे में हर पान की दुकान पर हर लफंगे को इतनी जानकारियां हैं, ऐसे बताता है आपको कि आप चौंक जाते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आगे कम से कम हो ये कहा जाए कि नेहरू और सुभाष के बीच अगर कोई बड़े मतभेद थे तो उन मतभेद के बारे में ये साफ साफ कहा जाना चाहिए कि नेहरू को हमेशा सुभाष चंद्र बोस ने बड़े भाई का सम्मान ही नहीं दिया। जब अपना आज़ाद हिंद फौज शुरू की तो गांधी के नाम पर चलो इसे रख दी, ब्रिगेड रख दी कि गांधी को राष्ट्रपिता पहले सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेहरू की ब्रिगेड, मौलाना आज़ाद के नाम पर ब्रिगेड। तो इन बातों का भी जिक्र आए कभी न कभी। और एक बात और भी कि जो आजकल तो हर चीज़ पर कम से कम फेसबुक वगैरह पर आता है नेहरू का, इस वक्त नेहरू को, गांधी को, उनकी असली कामों को सामने लाना भी एक सेकुलरिज्म की हिफाजत का बड़ा काम है। गलत को गलत कहना, सही को सही कहना इस दौर की बहुत ज़रूरत है। आपने इस 128 पन्ने किताब में जो कुछ दिया है हमें, ये बहुत ही अमूल्य धरोहर है। मैं कहना चाहता हूँ वैद साहब, आप इस तरह की और सारी कई किताबें हम उम्मीद करते हैं आपके साथ आएंगी। सिर्फ यही है, इतना उम्मीद करेंगे कि कुछ ज़्यादा कहना चाहिए, मोहब्बत किसी के लिए नहीं। कबीरा खड़ा बाज़ार में और जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ, उसमें लपेट में अगर बीपी सिंह आ जाएं, लोहिया आ जाएं, जीपी आ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों इन दुश्मनों को जहाँ जहाँ से खुराक मिली है उन सब के बारे में बात तो करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा। ये बात है, यही बात मैं समझता हूँ एक फैक्चुअल मिस्टेक हो गई है जो उसमें हो गया शायद एक ड्राफ्ट न देखने में। भारतीय जनता, जब जनता पार्टी बिखरी है तब भाजपा नहीं बनी थी। जब जनता पार्टी बिखरी है तो 80 में जो इलेक्शन हुआ है, 80 के इलेक्शन में जनता पार्टी लड़ी है जनता पार्टी के नाम से। और जनता पार्टी में कौन सा गौर कीजिएगा, वो इंदिरा गांधी की जीत काबिल तारीफ है। उस जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी थे, कांग्रेस वो थी, मुरारजी थे, उसमें पूरा जनसंघ था, आज की बीजेपी वो थी। तो बीजेपी जिसमें थी, जगजीवन राम जिसमें थे, जगजीवन राम, बीजेपी, चंद्रशेखर, कांग्रेस, तो इन तमाम दिग्गजों के रहते उस जनता पार्टी को पूरे मुल्क में 31 सीटें मिली थीं 80 के चुनाव में। और जिस चरण सिंह को शेर सिंह कह के हिंदुस्तान के दानिशवरों ने खारिज कर दिया था, उस चौधरी चरण सिंह को उस इलेक्शन में जनता एस को पूरे देश से मिली थी 41 सीटें और यूपी से मिली थी 29 सीटें उस इलेक्शन में, 1980 के इलेक्शन में। तो छोटी मोटी बात नहीं है, कितने सारे लोग शामिल हों आज की पूरी बीजेपी। और तब ये पे गौर करना चाहिए कि हमने कहीं ना कहीं हम सबसे कुछ तो गलती हुई है, वरना ये लोग आते कैसे। 52 के चुनाव में नेहरू के रहते हुए पार्टीशन के वक्त में तो भाजपा भी थी, सावरकर भी था, गोलवलकर भी थे, करपात्री भी थे, और उसके बावजूद 10 सीटें थी इनकी। पहली पार्लियामेंट में 3 सीटें रामराज परिषद, 3 सीटें भारतीय जनसंघ, 4 सीटें हिंदू महासभा। पूरा हिंदुत्व, पूरी फिरका परस्ती 10 सीटों पर सिमट गई थी उस वक्त, जब 364 सीटें थी कांग्रेस पार्टी की पहले इलेक्शन में, जब कम्युनिस्टों की 16 सीटें थीं, सोशलिस्टों की 12 सीटें थीं, रफ़ी अहमद की किसान मजदूर प्रजा पार्टी की 9 सीटें थीं। यानी कि जो सेकुलर पार्टियां थीं उनकी तादाद
90% थी और 10 लोग थे 489 की, 489 मेंबर्स थे लोकसभा के, 10 सीटें थीं। क्या हम लोग यह हद ले सकते हैं कि इन किताबों को जनता के बीच और ज़्यादा ले जाएं? 250 रुपये ज़्यादा हैं पेपर बैग के। अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी स्टूडेंट विद्यार्थी पढ़ें, हम चाहते हैं कि नौजवान नस्लें पढ़ें इसको, तो थोड़ा सा 150 पेजेस होने चाहिए इसके। हार्ड बाउंड कीजिए आप 300 रुपये का, और ज़्यादातर लोगों तक किताब जाए, इतिहास को लोग समझें, बहस करें, और यह हद लें कि आने वाले दिनों में हमें उसी संसदीय लोकतंत्र को, उसी सेकुलर डेमोक्रेसी को, इसको दोबारा वापस लाना है। और ये बहुत कुछ सीख, बहुत कुछ आगे इसको आगे ले जाने में आपकी किताब हमारी मदद करती है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई आपको वैद साहब, बधाई वकार साहब को कि वकार साहब से हमेशा हमारा जो भी इससे मतभेद हैं वो चरवेद के लिए हैं। वो शब्द जो है हमने कहा है कि आप जो है वो है ना, हम ये दीवानापन छोड़ देंगे तो तुम अगर चरवेद कहना बंद कर दो, हम हमेशा के लिए कोई और मतभेद नहीं है। और आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।